जय जय श्री राम। योगेशानंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। शाह आलम असी लाल किले दे पालम। यहीं इस भाड़ की सत्ता इतनी रह गई थी जो 1806 में मरा। शाह आलम मरने के बाद उसका बेटा अकबर दिल्ली के गद्दी पे बैठा, जिसको ब्रिटिशों ने 1 लाख सालाना पेंशन शुरू की। उसके बाद यहीं अकबर का वो बेटा है मोहम्मद बहादुर शाह जफर, जिसने 1857 के प्रथम स्वातंत्र युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने उसको पकड़ा, म्यांमार भेज दिया और वहीं रंगून में उसकी कब्र है। लेकिन हमारे यहाँ वामपंथी या ये तवारीखकार, मोमिन प्रेमी, लाचार, गुलाम मानसिकता वाले जितने भी भांड कथाकार है, वो आज भी मुगल सम्राट, प्रथम स्वातंत्र युद्ध का महान प्रथम स्वातंत्र योद्धा, उसको महान बताते बताते ये लोग नहीं थकते। क्योंकि कोई भी किसी भी सूरत में हिंदू, ब्राह्मण, मंगल पांडे हो, तात्या टोपे हो, नाना साहब पेशवा हो, इनकी महानता को नीचे दिखाना है तो एक मोमिन का नाम ऊपर उछाल दो, ताकि हिंदू डोमिनेट मानसिक तौर पे ना कर पाए। यही इसका कारण है। बिकॉज यही ईगो में, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आज तक पूरा का पूरा हमारा जो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का ये एक मोमिन का हिस्सा आज भी उसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में के अंदर घिरा पड़ा है। वो वहाँ से बाहर निकलता ही नहीं। अब क्या करे। लेकिन इतनी बात तो मैं आपको बता दूं कि मोटा मोटी 1526 से शुरू हुआ ये ग्रहण है, ये 1857 में 100% ये ग्रहण छूट गया। भारत इन मुगलों के अत्याचारों से भारत ने मुक्ति पा ली। मोहम्मद कासिम से बहादुर शाह जफर तक का मोटा मोटी 1200 साल आप पकड़ लो। ये 1200 साल का इस्लामी आक्रांता के आतंक की वहां इतिश्री हो गई। लेकिन ठहरो, अभी और एक ग्रहण लगना बाकी था। एक नया आक्रांता आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना तो 1608 में हुई। लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पहले नहीं आई, पहले आए पोर्तुगीज। वैसे पोर्तुगीजों के बारे में यहीं अपनी भारतनामा सीरीज में आपको उनकी बर्बरता का वर्णन बड़े विस्तार से मैंने बताया है। तो केप ऑफ गुड होप के मार्ग से एक पोर्तुगीज पादरी था, वास्को द गामा। वो भारत आया, कालीकत पहुंचा। निमित्त तो डेफिनेटली व्यापार ही था। लेकिन उसके 2 साल बाद 1500 में पेड्री अल्वारिस कैबल अपने 13 लड़ाकू जहाज लेके, उसमें 9 सैनिकों को भर भर के यहाँ आया, कोच्चि पहुंचा, हिंदू राजा से मित्रता बढ़ाई। और वो हिंदू राजा और पोर्तुगीजों का कॉमन दुश्मन था मोमेडियन। क्योंकि सीधी बात है कि इस्लामी आक्रांताओं ने स्पेन और पुर्तगाल में भी अत्याचार किए थे। तो उसका परिणाम था कि हमारे यहाँ हिंदू राजा और पोर्तुगीज, इन दोनों ने एक साथ हाथ मिलाया। किसके विरुद्ध? इन मोमिनों के विरुद्ध। अब वो अत्याचार के बारे में बहुत 2-3 तो एपिसोड हो जाएंगे, इतना बड़ा विषय है कि मोमिनों ने स्पेन और पुर्तगाल में कितने अत्याचार किए। लेकिन हमारा विषय तो भारतनामा है, इसलिए उन अत्याचार का विस्तार मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करें। तो
पोर्तुगीजों ने 1509 में अल्बुकर्क को गवर्नर बनाया और इसी अल्बुकर्क ने विजापुर के आदिल शाह से गोवा छीन लिया। जबरदस्ती हिंदू महिलाओं से विवाह करने का प्रचलन शुरू किया। ये न केन प्रकारेण मोइनुद्दीन चिश्ती के सेम उसी के जैसा इसने बपतिस्मा गोवा में करवाया। गोवा का ये मित्रों काला इतिहास कुछ हद तक मैंने आपको डिटेल बताया है, वो पुनः सुने, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जेवियर के 9 साल के वास्तव्य में उसने इतना जबरदस्त उत्माद मचाया और उसने जो जो किया वो सब पोर्तुगीज राजा को उसने लेटर में लिखा है। वो आप लेटर जाके पढ़ो, असल लेटर है। गोवा के बाद पोर्तुगीजों की नजर दीव दमन, साष्टी, वसई, चौल और मुंबई पे पड़ी। चेन्नई के पास सेंट होम्स और बंगाल का हुगली शहर भी पोर्तुगीजों ने कब्जे में लिया था। बाद में फिर हम जानते हैं कि मुंबई दहेज में ब्रिटिशों को दे दिया। इंग्लैंड के राजा ने मात्र 10 पाउंड प्रति सालाना भाड़े पे, मित्रों पर फिर से एक बार कह रहा हूं, ब्रिटिश के राजा ने 10 पाउंड प्रति सालाना भाड़े पे पूरी मुंबई का इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी को दे डाला। गोवा छोड़ के सभी प्रदेश मराठों ने यहां उनसे मुक्त करवाए। गोमान तक अगले 450 साल तक पोर्तुगीजों के कब्जे में रहा। अब देखते हैं ये दूसरा आक्रांता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में। लेकिन हिंदुस्तान में इन डचों को ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, तो वो फिर जावा सुमात्रा में जैसी अनुकूल परिस्थिति बनी वो वहाँ पे घुस गए। हमारे बाद में तीसरे आक्रांता आए अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मित्रों हुई थी 1600 में, जिन्होंने अपना पहला ऑफिस हिंदुस्तान में खोला 1608 में। जहांगीर ने, हम सबको मालूम है कि 1613 में सूरत में उनको ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी। 1688 में कंपनी में भ्रष्टाचार हुआ तो इंग्लैंड के राजा ने कंपनी को झटका देके सारे अधिकार कंपनी से छीन लिए। इसके बाद एक और नई कंपनी वहां पे निकाली। उन दोनों कंपनियों का विलय किया गया। 1707 में ये दोनों कंपनी एक साथ आए और यही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी। चौथा आक्रांता आया फ्रेंच। ये चारों यूरोपियन आक्रांता थे। ये मुगल के बाद ये चौथा आक्रांता था फ्रेंच। कंपनी का नाम भी उन्होंने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। उसकी स्थापना 1660 में हुई। पूरे हिंदुस्तान को फ्रेंच साम्राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा लिए सेनापति ड्यूप्ले भारत पहुंच गया था। अति महत्वाकांक्षा वैसे और एक सड़क छाप सैनिक में भी थी, लेकिन अपने शौर्य और कर्तृत्व से ये सैनिक ब्रिटिशों का सेनापति बना। उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। तो इस प्रकार से फ्रांस का सेनापति ड्यूप्ले और ब्रिटिशों का सेनापति लॉर्ड क्लाइव दोनों महत्वाकांक्षी थे, शौर्यवान थे और उनका कर्तृत्व भी अच्छा था। ये दोनों सेनापतियों को विश्वास था कि एक नए तरह की सैन्य प्रणाली से हम आराम से हिंदुस्तान पे राज करेंगे।
इस प्रयोग का परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। वैसे ये फ्रेंच और ब्रिटिश आज भी दोनों खानदानी दुश्मन हैं। तो यहाँ हिंदुस्तान में भी इन दोनों ब्रिटिश और फ्रेंचों की हाथापाई जम के हो गई। ड्यूप्ले ने तो मराठाओं के साथ दो दो हाथ किए थे, 2 बार मार खाया और कुछ समय गुजरने के बाद फ्रेंचों को पता चला कि हिंदुस्तान में तो भाई हमारी दाल नहीं गल सकती, तो छुपे तरीके से ब्रिटिश विरोधियों को तकनीकी सपोर्ट वो करने शुरू कर दिए। मराठाओं ने फ्रेंचों की इस नई तकनीक, सैन्य प्रशिक्षण, नई तरह के युद्ध साहित्य का बहुत बड़ा फायदा उठाया। जल्द ही फ्रेंच वैयक्तिक तौर पे ये फ्रेंच सरदार जो थे वो मराठाओं के पास नौकरी करने लगे। मराठाओं का तोपखाने का सेनानी इब्राहिम गारदी था। इस इब्राहिम गादरी को भी फ्रेंचों ने अपने तोपखाने में प्रावीण्य दिलाया था। आप इसको क्या कहेंगे कि उसने कोर्स किया था, आप ये कह सकते हो कि फ्रेंच तोपखाने में ये अपना इब्राहिम खान गारदी ने सीख ली थी, प्रावीण्य प्राप्त कर लिया था और बाद में फिर वो अधिकारी भी वहाँ पे बने थे। लेकिन चालाक अंग्रेजों ने यूरोप में फ्रेंचों से संधि कर ली और वहाँ संधि के अनुसार तय हुआ कि कोई यूरोपियन हिंदुस्तानियों के साथ एक साथ नहीं लड़ेगा। इसलिए ऐन मौके पे डिबॉय ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने से शिंदे सरकार को मना कर दिया था। हाँ, वहीं ग्वालियर के शिंदे। लेकिन तब तक फ्रेंचों ने न सिर्फ मराठा बल्कि सिखों और जाटों को भी अपना विद्यार्जन करा के युद्ध प्रवीण, ये नए युद्ध नीति में उनको प्रवीण कर दिया था, सिखाया था। हम ये तो जानते हैं कि यूरोपियन राष्ट्रों के आक्रमण हमेशा समुद्र मार्ग से ही हुए हैं और ये भी हमें पता होना चाहिए कि पहले 200 साल का इनका आघात दक्षिण हिंदुस्तान पे ही हुआ है और वो सबसे ज्यादा झेला मराठाओं ने। उससे पहले 700-800 साल सारे आशियाई, मुगल, तुर्क, अफगान, पर्थियन, अरबों का ये धर्मांधता का राक्षस उत्तर हिंदुस्तान ने झेला, अथक प्रतिकार किया। उनका समाज के हर स्तर पे हमारे यहाँ पे विरोध हुआ है। इस तरह से ये अब्राहमिक धर्मांध आक्रांताओं ने उत्तर और दक्षिण दिशा से, भूमार्ग और समुद्र मार्ग से हिंदुस्तान को रक्त रंजित करने हेतु कम से कम 1200 साल आक्रमण किए हैं। पूरे विश्व के इतिहास में हमारे हिंदू वीरों का नाम सुवर्णाक्षरों से लिखा जाना चाहिए, जिन्होंने इतने हजार साल, लगभग 1500 साल आज होने को आए, अथक प्रतिकार करते हुए, बलिदान देते हुए अपना स्वराष्ट्र और स्वधर्म सांस्कृतिक परंपराओं की यशस्वी रीत्या रक्षा की है। ये विश्व इतिहास का वास्तव में अनूठा एकमात्र उदाहरण है। भारत के हिंदू वीर, और ये लड़ाई जो है ये आज भी 1600 साल से आज भी जारी है। न जाने कितनी पीढ़ियां आई, अनगिनत बलिदान हुए, लेकिन आज फिर से भारत का परचम पूरे विश्व में हम हिंदू लहरा पाए हैं। ये सब कृपा हमारे पूर्वजों की है।
उनके ये उपकार है कि आज हम फिर से एक बार अपने पांव पे खड़े होके हिंदू रक्षा हेतु भगवा हाथ में खड़े रह के तैयार हैं। वंदे मातरम।